कहानी की शुरुआत होती है मिडिल एज आदमी मानसू से, जिनके पास एक प्यारी सी कंप्लीट फैमिली है। खूबसूरत बीवी मीरी, क्यूट से बच्चे, एक बेटा सियोन उनकी बीवी की पहली शादी से, और एक बेटी रियोन और 2 अडोरेबल डॉग्स। अभी वो अपने पेपर मिल फैक्ट्री के नए बॉस जो अमेरिकन हैं उनके दिए फिश पका रहे होते हैं, पर ये तो उनका गुड बाय टोकन है, क्योंकि उन लोगों ने प्रोडक्शन लाइन कट करने के लिए इस फैक्ट्री से कई सारे एम्प्लॉयज को काम से हटाया, जिनमें से एक मानसू भी है। उनकी 25 साल की मेहनत वो ऐसे गंवाना नहीं चाहते, इसलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं सुनते। उन्हें हम बाकी वर्कर्स के साथ काउंसलिंग में देखते हैं। वो हिम्मत करके आखिर में अपने जॉब छूटने के बारे में मीरी को बता देते हैं। साथ ही ये दिलासा देते हैं कि 3 महीने के अंदर किसी पेपर मिल में उन्हें फिर से जॉब मिल जाएगी। वो ऊपर से तो काम और रिलैक्स्ड दिख रही होती है, पर अंदर से समझ नहीं आ रहा होता कि अब सब कुछ कैसे संभलेगा। वो अभी टेनिस कोर्ट में होती है और वहाँ पे हम उनके डेंटिस्ट दोस्त जिन्हों को भी देखते हैं। 3 महीने से ज्यादा हो जाते हैं, पर अब तक उन्हें किसी कंपनी ने हायर नहीं किया। वो अभी रिटेल शॉप में सामान लाने ले जाने का काम कर रहे होते हैं। तभी नामगू का कॉल आता है। उनके बॉस मानसू का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, पर वो शाम तक चाइना जा रहे हैं, सो उन्हें अभी के अभी कंपनी आने को कहा जाता है। वो थोड़ी देर की लीव लेने जब अपने बॉस से बात करते हैं तो उन्हें हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिया जाता है। नामजू बताते हैं कि उसके बॉस इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं और वो है वीक पॉइंट, और उन्हें नहीं पता कि उनकी कमजोरी क्या है। सो वो मीरी से पूछते हैं। वो बताती है प्लांट्स, जिससे तुम इतना प्यार करते हो। तभी वो मेल बॉक्स की लेटर्स में एक नोटिस देखती है जो लोन के लेट पेमेंट की वार्निंग थी। वही मानसू पेपरस कंपनी में इंटरव्यू देते हैं और उनसे इतना कहा जाता है कि वो नामगू के अंडर काम करेंगे, भले ही वो 25 साल तक कहीं मैनेजर रहे होंगे। पर यहाँ नामगू उनसे पहले आया। मानसू काफी ज्यादा नर्वस होते हैं और सटल जवाब देने के बजाय कहते हैं, हाँ भले ही मैं मैनेजर था, तब भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं तो जब ग्रेजुएशन कर रहा था तभी हायर कर लिया गया। काम के दौरान केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की। मैंने 2019 में पल्प ऑफ द मैन का अवार्ड भी जीता। तब भी मैंने सीखना नहीं छोड़ा। जब वो अपनी कहानी सुना रहे होते हैं तब सभी बोर होकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं और नामगू इशारे में उन्हें चुप रहने को कहता है। फिर वो लोग उनसे वीक पॉइंट के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि मैं ना नहीं कह पाता किसी भी चीज के लिए, और यही मेरी कमजोरी है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद नामगू उन्हें मून पेपर कंपनी में भी ट्राई करने को कहते हैं, और साथ ही अपना टूथ एक दिखाने के लिए जो उन्हें उनके नर्वसनेस के वक्त ज्यादा ट्रिगर करता है। वो अपने ग्रीन हाउस में बैठे मून पेपर के मैनेजर चॉय का इंटरव्यू देख रहे होते हैं। डिनर के टाइम मीरी बताती है कि वो अब से जिन्हों की क्लिनिक में हाइजीनिस्ट के तौर पे पार्ट टाइम जॉब करने वाली है। मानसू का सेवरेंस पे भी खत्म हो चुका है, इसलिए जो अब से जरूरी नहीं उन चीजों पे पैसे खर्च नहीं किए जाएंगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, और ये घर बेचना होगा लोन को चुकाने के लिए, वरना वैसे भी ये घर जब्त हो जाएगा। और आखिर में वो अपने डॉगीज को भी अपने मॉम डैड को दे देती है। जब तक कि मानसू को नया जॉब लग न जाए तब तक वो उनके पास ही रहेंगे। उनके जान पहचान के लोग घर खरीदने के लिए देखने भी आ जाते हैं। इस बात से मानसू काफी ज्यादा अपसेट नजर आ रहे होते हैं। साथ रियोन भी डॉग हाउस में बैठे रो रही होती है। उसे भी इस घर से नहीं जाना और डॉगीज की याद भी आ रही है। सो मानसू मून पेपर कंपनी के बॉस के पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें जॉब पे रख लेने के लिए, और वो भी टॉयलेट के अंदर। इसलिए चॉय आकर उन्हें हटाता है, लेकिन उनके लिए बुरा भी फील होता है, तो पास के बार में जाकर थोड़ी विस्की पी लेने को कहता है। वहाँ बैठे वो उसकी ऑनलाइन वीडियोस देख रहे होते हैं। तभी उन्हें मीरी का वीडियो कॉल आता है जो उन्हें फॉरेन से बुलाती है, और दोनों रियोन के चेलो टीचर के पास जाते हैं, क्योंकि वो अब उनकी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि रियोन के अंदर बहुत टैलेंट है और इसे कोई प्रोफेशनली उभार सकता है। हालांकि उनके फीस ज्यादा होंगे, लेकिन अगर रियोन के फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इतना इन्वेस्टमेंट करना होगा। शाम तक मानसू फिर से चॉय का इंटरव्यू देखने लगते हैं और मीरी मजाकिया अंदाज में कहती है, इसकी जगह तो तुम्हें होना चाहिए था, ये तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। काश इस पे बिजली गिर जाए या कुछ हो जाए। पर वो तो इस बात को सीरियसली ले लेते हैं और अगले दिन से उसका पीछा करने लगते हैं। और जब वो सड़क के किनारे कॉल पे होता है तब पास की बिल्डिंग की छत पे मानसू चढ़कर पौधे के सबसे भारी गमला उस पे मारने के लिए उठाते हैं। पर प्लेस की ओनर उन्हें देखकर पूछती है, क्या हुआ, वेट लिफ्टिंग हो रही है? वो रुक जाते हैं, सोचने लगते हैं इसे मार के क्या होगा। हर कंपनी में तो कंपटीशन है। उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और उस महिला से बोलते हैं, नहीं मुझे ये पौधा खरीदना है। और घर वापस आके एक मैगजीन कंपनी को कॉल लगाकर एडवर्टीजमेंट छापने की बात करते हैं।
अगले सीन में हम एक मिड एज कपल को देखते हैं। आरा ऑडिशन देने के लिए निकल रही होती है और ग्योम ड्रिंक करते हुए मैगजीन की एड्स पढ़ रहे होते हैं और नजर मानसू की फेक एडवर्टाइजमेंट पे पड़ती है जिसमें लिखा है, हम रेड पेपर वाले जापान और यूरोपियन के साथ मिलकर कागज बनाने वालों को अपने साथ मिलाकर काम करेंगे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिसके पास पेपर मेकिंग में मास्टर डिग्री हो। हम फैमिली बनाना चाहते हैं, ना कि मशीनों को काम पे रखना। इसलिए अपना रिज्यूमे पोस्ट करके भेजें। ऑनलाइन सारे ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। अपनी हॉबीज और फैमिलीज के बारे में बताना ना भूलें। इसलिए ग्योम जल्दी जल्दी अपना रिज्यूमे पोस्ट कर देते हैं। वैसे ये वही शख्स हैं जो पेपरस कंपनी में मानसू की तरह इंटरव्यू देने गए थे। मानसू पोस्ट ऑफिस से लेटर्स ले लेते हैं और ग्रीन हाउस में सबके सीवीज देखकर सोचते रहते हैं और उनका दांत फिर से दर्द कर रहा होता है। वो उनमें से उन्हीं को चूज करते हैं जो उन्हीं की तरह क्वालिफिकेशन रखता हो। टोटल 2 कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं। उनको छोड़कर बाकियों के रिज्यूमे को जला देते हैं। अपने पिता जो एक्स मरीन हुआ करते और जंग में लड़े थे, उनका गन निकालकर उसकी जगह नकली गन रख देते हैं और अगले दिन ग्योम के घर तक आ पहुंचते हैं। पीछे के दरवाजे से एक नौजवान शख्स निकलता हुआ दिखता है जो सीसीटीवी कैमरा से बचाकर एग्जिट की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए वो उस दिन कुछ कर नहीं पाते। दूसरे दिन फिर जाते हैं और गन निकालते हैं, पर आरा अपने पति को आवाज लगा रही होती है। दोनों बैकयार्ड में पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं। आरा उनसे अपने दोनों की पहली मुलाकात के बारे में बातें करती दिखती है। जब प्ले के दौरान दोनों मिले और लाइट्स चली गई, तब वो अपने लाइटर के साथ आए और आरा को वहाँ से ले गए। फिर दोनों का फर्स्ट किस हुआ। आरा को बस अपने पति का अटेंशन चाहिए था, पर वो तो रेड पेपर की कॉल ना आने पे परेशान नजर आते हैं। वो बोलती है कि उनकी भी इंटरव्यूज बुरी जाती है, सिलेक्ट नहीं हो पाती, पर वो नहीं तो कुछ और करती है। ऐसे एक ही चीज में अपना दिमाग खराब नहीं करती। उन्हें भी किसी कैफे में काम करने को बोलती है, लेकिन उनका कहना है कि पेपर ही उनकी जिंदगी है, इसी में वो सबसे बेहतर कर पाते हैं और इसके अलावा उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। फिर उन्हें याद आता है कि ये रेड पेपर वाले सीवी पोस्ट करवाए थे, तो हो सकता है जवाब भी पोस्ट करके दें। इसलिए मेल बॉक्स देखने के लिए निकलते हैं और ये सब तब से सुन रहे मानसू उन पे बंदूक चलाने के लिए तैयार होते हैं, पर निशाना नहीं मिलता। वहीं क्लिनिक में एक औरत आती है जो वही डांस लेसन लेने जाती है जहाँ पे मीरी जाया करती थी। वो औरत बताती है कि डांस पार्टी होने वाला है, वहाँ वो भी जा सकती है टीचर से पूछकर। वही मानसू को लगता है उन्हें किसी सांप ने काट लिया। पैनिक करके बाहर निकल आते हैं। आरा देख लेती है और निशान देखकर कहती है, जरूर वाइपर स्नेक होगा, इसका जहर निकालने के लिए। वो मानसू के पैर को ऊपर की तरफ उठा देती है और छुरी से जहर काटकर चूसने लगती है। तभी उन्हें मीरी का कॉल आता है। वो बोलते हैं, मुझे सांप ने काटा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल लगाता हूँ। रात में वो सांप के जहर निकालने के तरीके को ऑनलाइन देखते हैं तो वो आरा के तरीके से बिल्कुल अलग होता है। मीरी उन्हें दूसरे जॉब्स भी देखने का मशवरा देती है, पर वो ग्योम का डायलॉग मारते हैं कि यही उनकी जिंदगी है, इसके अलावा उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। मानसू हर रोज घर से इंटरव्यू का बोलकर निकलते हैं, पर ग्योम के घर आ पहुंचते हैं। आज वो किसी तरह घर के अंदर तक आ जाते हैं, लेकिन ग्योम नहीं होते हैं। वो ड्रिंक छोड़ने वाले ग्रुप गैदरिंग में गए होते हैं और यहाँ आरा उसी नौजवान शख्स के साथ रोमांस कर रही थी जो पिछली बार मानसू को दिखा। वहाँ से निकलते वक्त ग्योम को आता देख उसे रेड पेपर वाला बनकर कॉल लगाते हैं और सिग्नल खराब होने के बहाने से बाहर ही रुकवाते हैं और अभी के अभी इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। कॉल कट करते ही वो नई ड्रेस पहनने के लिए अंदर चले जाते हैं। मानसू भी कुछ कर नहीं पाते। ग्योम का अपनी बीवी का धोखा देखकर बुरा हाल हो जाता है। उन्हें लगा था आज गैदरिंग कैंसिल हुई है तो अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। मानसू रियोन और मीरी को लेने आते हैं तो जिन्हों को देखते हैं और उन्हें भी अपनी बीवी पे शक होने लग जाता है। टेंशन में फिर से दांत में सेंसेशन होने लगता है। जिन्हों उन्हें कभी क्लिनिक आने को बोलता है। अगले दिन मानसू फिर से ग्योम के घर जाते हैं। इस बार वो अकेले कमरे में सैड सॉन्ग सुनते हुए पी रहे थे। तभी वो उनकी तरफ गन तान देते हैं। ग्योम को लगता है यही आरा का प्रेमी है जो उन्हें रास्ते से हटाना चाहता है। तभी आरा घर आ जाती है और मानसू को रोकने के लिए पीछे से हमला करती है, पर गोली चल ही जाती है। ग्योम जख्मी हो जाते हैं और ऐसे मौके पे आरा को बताते हैं कि उन्हें उनके अफेयर के बारे में सब पता चल गया। आरा जस्टिफाई करती है ये सब ग्योम की गलती है जो जॉब छूटने के मामले को ठीक से हैंडल ना कर सके। फिर तीनों में गन को लेने की मारामारी शुरू हो जाती है। गन आरा के हाथ लग जाती है। मानसू जान बचाकर भागते हैं। वो अपने पति पे गोली चलाने के बाद उन्हें भी मारने के लिए बढ़ती है। वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सियोन अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी का प्लान बना रहा होता है। तभी उसे मानसू का कॉल आता है जो मीरी के बारे में पूछते हैं।
वो बताता है कि वो तो चली गई डांस पार्टी में, उनके लिए कॉस्ट्यूम भी छोड़ रखा है। वो ये कपड़ा पहनकर जब वहाँ पहुँचते हैं तो मीरी को जिन्हों के साथ नाचते हुए देखते हैं। मीरी उनके लेट आने पे खफा थी, इसलिए उन्हें देख कर भी इग्नोर कर देती है और वो भी चुपचाप वहाँ से निकलकर ग्योम के घर आते हैं और आरा और उनके बॉयफ्रेंड को ग्योम की लाश और गन को जमीन में दफनाते हुए देख लेते हैं। इसलिए जब वो दोनों अंदर रोमांस कर रहे होते हैं तब खुदाई करके अपना गन वापस ले लेते हैं। जब मीरी घर आती है तो मानसू को उदास पाती है। वो आखिर पूछ लेते हैं उनके जिन्हों के साथ के रिलेशन के बारे में। वो उनके शक करने पे गुस्सा हो जाती है, जिसपे वो बताते हैं कि उन्हें डर लगता है अपनी बीवी की खूबसूरती की वजह से कि कहीं किसी और का दिल उन पे ना आ जाए। वो कहती है तुम भी तो हैंडसम हो, खुद को हमेशा ग्रीन हाउस में लॉक कर लेना, कार से रोज इतने किलोमीटर तक जाना, कहीं इंटरव्यू देने के बहाने किसी औरत से मिलने तो नहीं जाते। वो कहते हैं मेरा जॉब इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट होता है, तुम सोच भी नहीं सकती मैं कौन सी जंग लड़ रहा हूँ हमारी फैमिली के लिए। अगले दिन मानसू दूसरे कैंडिडेट सीजो के पास आते हैं जो जूते बेचने का काम करते हैं, पर ये भी ठीक से नहीं चल रहा होता। सीजो की भी एक बेटी है जो मिडिल स्कूल में पढ़ती है। वो वहाँ पे मानसू को देखकर एक कस्टमर समझ लेते हैं और वो भी बहाना करके बोलते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए जूते देखने आए थे और पूछते हैं आप कब तक दुकान खुले रखेंगे। मैं अपनी बेटी को चेलो क्लास से लेता हुआ यहाँ पे आऊंगा। टाइमिंग जानने के बाद वो अपनी कार लेकर शॉप के पास ही रास्ते में खड़े रहते हैं और खुद को समझा रहे होते हैं कि इसके अलावा उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। तभी सीजो की गाड़ी वहाँ से आती है, अंदर से वो निकलते हैं और उन्हें देखकर पहचान लेते हैं। सीजो के सीवी में था कि उन्हें रिपेयरिंग का काम भी आता है। सो मानसू बोलते हैं कि उनका कार बिगड़ गया। वही चेक करने के लिए सीजो आगे बढ़ते हैं और मानसू उन पे गन पॉइंट कर देते हैं। इवन हिचकिचाकर ही सही चला भी देते हैं और उनकी बॉडी को ट्रंक में डालकर घर ले आते हैं, पर वो अपने पीछे बुलेट शेल छोड़ देते हैं। घर आकर बाहर सीजो को दफनाने के लिए खुदाई करने में लग जाते हैं। यहाँ सियोन अपने दोस्त के डैड की दुकान से बहुत सी मोबाइल चुरा लेता है और उसका साथ उसका फ्रेंड भी देता है। बात पुलिस तक चली जाती है और सुबह वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। मीरी बहुत परेशान होती है और अपने बेटे को बचाने के लिए मानसू की गाड़ी जिसके ट्रंक में लाश अब तक पड़ी है उसी में बैठकर मानसू के साथ पुलिस स्टेशन तक आती है और उनसे कहती है कि जरूर ये काम सियोन के दोस्त का होगा, ये उसके डैड की शॉप है, उसी ने सजेस्ट किया होगा, और अपने पति को ऐसे चुप नहीं बल्कि कुछ करने को कहती है। सो वो वहाँ पहुंचकर अपने बेटे को साइड में ले जाते हैं और उसके दिमाग में समझाते हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया, सब उसके दोस्त की गलती है। वो बोलता भी है कि ये उसी ने कहा था करने के लिए, पर वो नहीं सुनते कुछ भी और बोलते हैं अभी हमारी फैमिली एक जंग में फंसी है, हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होगा, जैसे कि उनके पिता ने किया था, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए दुश्मनों पे पहले हमला करके। वही मेरी सियोन के फ्रेंड के डैड जो वही है जो उनके घर लेने वाले थे, उनसे बात करने आती है और वो बताते हैं कि सियोन अपनी माँ की बोझ कम करने के लिए ये फोन चुरा कर सेल करना चाहता था। वो बोलती है ये मामला आपस में सॉल्व करने के लिए, वरना अगर ये बात आगे बढ़ी तो सियोन को 1 साल की जेल हो जाएगी और ये जिंदगी भर का दाग बन जाएगा। तभी मानसू भी आकर चौड़ में बोलते हैं ये सब तुम्हारे बेटे की गलती है, सारे सबूत उसी के खिलाफ है, उसी के पास अंदर जाने का एक्सेस था, तो यही गवाही दे कि उसने ही ये सब किया। सियोन बस उसके साथ था, वरना तो उन्हें तो पता ही है कि वो अपने शॉप के सीसीटीवी कैमरास ऑफ करके करते क्या हैं, और अगर उनकी वाइफ ये जानेगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा। साथ ही वो उन्हें अपना घर बेचने से मना कर देते हैं। घर पहुंचकर मेरी और मानसू सियोन के कमरे से सारे चुराए फोन्स जमीन में गाड़ देते हैं। अगले दिन मानसू सियोन को उसके रूम से मिला सिगरेट की पैकेट देते हैं। वो कहता है कि मैं इसे छोड़ चुका हूँ। वो बोलते हैं तो इसे खुद ही फेंक दो। रात में वो ये फेंकने से पहले आखिरी बार स्मोक करने छत पे आता है और अपने डैड को ग्रीन हाउस में कपड़े ढांकते हुए देखता है। उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है और अंदर वो सीजो की लाश को बोरी में बांध रहे होते हैं और बाहर जाकर उसे भी जमीन में दफन कर देते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास 2 ऑफिसर्स आते हैं जो बोलते हैं हम पेपरस कंपनी में इंटरव्यूज देने वाले लोगों के पास जा रहे हैं क्योंकि उनमें से 2 लोग गायब हो चुके हैं। सीजो की फैमिली वालों ने मिसिंग रिपोर्ट भी लिखाई थी। फोन ट्रैक करने से उनकी गाड़ी मिल गई। उनकी बीवी ने बताया कि वो काम से निकाल दिए जाने के बाद से डिप्रेशन में रहा करते। जब हमें उनका फोन मिला तो पेपरस वालों का कॉल आया। उन्होंने कहा सीजो हायर हो गया क्योंकि जिस आदमी को उन्होंने पहले सिलेक्ट किया था जो कि गियोम था, उनका फोन लग ही नहीं रहा था। प्लस सीजो के मोबाइल पे हमें गियोम का कांटेक्ट मिला। सो हमने गाड़ी के आसपास के एरिया को और अच्छे से चेक किया और हमें बुलेट शेल मिला जो नॉर्थ कोरिया का है। वो मानसू को अपना ध्यान रखने को बोलते हैं क्योंकि अगली बार वो भी गायब हो सकते हैं।
मानसू रियोन को फिर से डॉग हाउस के अंदर रोते हुए दिखते हैं। वादा करते हैं कि वो बहुत जल्द डॉगीज को वापस लेकर आएंगे, पर मीरी को तो कुछ गड़बड़ लगता है। वही मानसू रात के टाइम चॉय की गाड़ी के सामने आ जाते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कोइंसिडेंस है, और साथ ड्रिंक करने के लिए चॉय के घर चले जाते हैं। ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ होता है। वही मीरी को सियोन अपने डैड की ग्रीन हाउस में की गई हरकत के बारे में बता देता है। उनका शक यकीन में बदलने लगता है। वो अपने फादर इन लॉ की गन चेक करती है और वहाँ नकली गन होता है। बाहर की गीली मिट्टी की खुदाई भी करती है और यहाँ चॉय मानसू को अपनी स्पेशल ड्रिंक पिलाते हैं। ये लेने के बाद उन्हें अच्छा लगने लगता है। वो अपने दांत को पाना से खींच लेते हैं और इस दर्द से मुक्त हो जाते हैं। चॉय शराब के नशे में सो जाता है और वो उसे आधा गाड़ देते हैं। तभी मीरी का वीडियो कॉल आता है। वो कहती है, तुम जहाँ भी हो फौरन से घर आओ, हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी से निकलने की कोशिश करेंगे। तुम गार्डनिंग में भी तो माहिर हो, जरा तो कुछ और करने के बारे में सोचो। वो कहते हैं, ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है, मैं इसे देकर ही आऊंगा। तभी चॉय उठ जाता है और वो उसे चोक करके मार देते हैं और काउच में सुलाकर ऐसा दिखाते हैं जैसे कि शराब ज्यादा पीने से वो खुद ही मर गया। घर आकर मीरी को अपना दांत दिखाते हैं और उन्हें हग कर लेते हैं। पेपरस कंपनी आखिर में उन्हें ही हायर कर लेती है क्योंकि बाकी कोई और कैंडिडेट बचा ही नहीं था। उनकी फैक्ट्री ऑटोमेटेड है, बस उसे ऑपरेट करने के लिए एक आदमी चाहिए था जिसे अब से मानसू संभालेंगे। आखिर में ऑफिसर्स मानसू के पास आते हैं और बताते हैं कि जब वो ग्योम की वाइफ को इन्वेस्टिगेट करने गए थे तब उन्होंने बड़ी शॉकिंग वाली चीज बताई कि ग्योम और सीजू कॉम्पिटिटर थे, इसलिए ग्योम ने ही सीजू को रास्ते से हटाने के लिए मारा होगा। ये बुलेट शेल जो उन्हें मिला वो उनके पति के गन का था जो वो इलीगली रखे हुए थे, पर मानसू समझ लेते हैं कि ये सब झूठ है। आरा खुद के साथ साथ उन्हें भी जाने अनजाने बचा लेती है। हालांकि मानसू के पास अब जॉब है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ गई है, पर सियोन और मीरी जानते हैं मानसू ने किया क्या। इवन मानसू के अंदर का गिल्ट भी अब उनके साथ हमेशा रहेगा। ये फैमिली जो पहले भरी पूरी लगती थी अब खोखली हो चुकी है, बस ऊपर से हंसते हैं पर अंदर से मर चुके हैं। बात रही जॉब की, तो जैसे जैसे दिन जाता जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह ले रहा है। क्या पता है एक दिन मानसू की जगह भी वही ले ले और वो फिर से उसी जगह खड़े हो जाए जहां से शुरुआत की थी। और इस तरह से ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।